Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about special status demand for Ladakh and concept of asymmetric federalism. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक फेडरलिज्म। देखिए, सिमेट्रिक फेडरल सिस्टम्स वो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं जहां पे हर एक स्टेट को या हर एक प्रोविंस को बराबर पावर मिला होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमेट्रिक फेडरल सिस्टम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किया जाता है। वहां पे हर एक स्टेट्स को बराबर ट्रीटमेंट है, किसी भी स्टेट के लिए कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रोविजन नहीं है। ऑल द स्टेट्स एंजॉय द सेम सेट ऑफ पावर्स एंड ऑटोनॉमी। इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाता है सिमेट्रिक फेडरल सिस्टम। जबकि असिमेट्रिक फेडरल सिस्टम के अंदर some states are given preferential treatment, more autonomy as compared to others. और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये असिमेट्रिक फेडरलिज्म को फॉलो करता है। हियर फ्यू स्टेट्स, फ्यू प्रोविंसेस एंजॉय मोर ऑटोनॉमी एज कंपेयर टू अदर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 5th and 6th शेड्यूल represents the idea of asymmetric federalism. उसके अलावा part 21 of the constitution where special provisions have been allowed for some northeastern states, जैसे article 371A for Nagaland, 371B for Assam, 371C for Manipur, 371F for Sikkim, similarly 371G for Mizoram and H for Arunachal Pradesh. इस तरीके से इन अलग अलग आर्टिकल्स के मदद से अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आर्टिकल 370 था प्रोवाइडिंग सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ दैट हैज बीन डी ऑपरेशनलाइज्ड। तो व्हेन इट वाज देयर दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो आपको बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट तो याद होगा ही कि पॉलिटिकल सिस्टम को दो तरीके से बांट करके देखा जा सकता है। एक होता है फेडरल सिस्टम और दूसरा होता है यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर द प्रोविंसेस या स्टेट्स also have well-defined power functions and jurisdictions apart from the power and function at the union level. तो यूनियन और स्टेट दोनों के अपने पावर फंक्शंस क्लियरली डिफाइन होते हैं इन अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। जबकि यूनिटरी सिस्टम में स्टेट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, बट उनके पावर्स जो हैं वो अलग से नहीं होते। देयर पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे वो पावर्स को वापस ले भी सकती है। तो अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है या यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम है। वहीं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में फेडरल सिस्टम है। बट फेडरल सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, वही हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। सिमेट्रिक वेयर ऑल द स्टेट्स आर ट्रीटेड इन सेम मैनर, असिमेट्रिक where some states are given preferential treatments while others are treated at par. इस तरीके के फेडरल सिस्टम को कहा जाएगा asymmetric फेडरल सिस्टम। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5th and 6th शेड्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ asymmetric फेडरलिज्म। तो देखते हैं 5th और 6th शेड्यूल के बारे में। 5th शेड्यूल के अंतर्गत द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए। प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि जिस एरिया को प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे
मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो ट्राइबल होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो रीजन इकोनॉमिक तौर पे अगर बैकवर्ड हो तो उस एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर अभी की बात की जाए तो हमारे देश के अंदर 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कुछ कुछ एरियाज को शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया गया राइट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना। तो इस तरीके से अलग अलग 10 स्टेट्स को उनके कुछ कुछ एरियाज को शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया गया है अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार जब किसी भी स्टेट के अंदर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर उस स्टेट के अंदर बनाई जाती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके अंदर 20 मेंबर्स होते हैं। उन 20 में से कम 3/4 यानी कि 15 मेंबर जो होने चाहिए वो ट्राइबल मेंबर्स होने चाहिए, ट्राइबल एमएलएज होने चाहिए फ्रॉम दैट स्टेट। जैसे महाराष्ट्र के अंदर अब जब एक बार शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर 5th शेड्यूल, तो अब महाराष्ट्र के अंदर एक बनाई जाएगी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके अंदर 20 मेंबर होंगे, जिसमें से 15 मेंबर कम से कम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे। अलग अलग स्टेट्स में ट्राइबल्स के लिए सीटें रिजर्व होती हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस तरीके से वहाँ पे जो ट्राइबल मेंबर्स हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें से 15 मेंबर्स को चुन करके ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करे इन डिफरेंट एरियाज फॉर एडवांसमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। उसके अलावा अगर एक बार किसी भी स्टेट के अंदर ट्राइबल के लिए शेड्यूल एरिया डिक्लेयर हो गया अंडर 5th शेड्यूल, तो फिर वहां पे जो गवर्नर हैं उस स्टेट के, ही में डायरेक्ट that a particular act of parliament or state legislature shall not apply या apply with modifications of with some modifications in that schedule area। क्या मतलब है इस प्रोविजन का, वो देखते हैं। अगर एक बार जैसे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे तो वही देखते हैं। महाराष्ट्र को डिक्लेयर कर दिया गया अंडर 5th शेड्यूल, उसके कुछ एरियाज को डिक्लेयर कर दिया गया एज शेड्यूल एरियाज। तो अब महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो भारत सरकार के किसी कानून को या महाराष्ट्र सरकार के किसी भी कानून को या तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया, या तो फिर उसके एप्लीकेशन में थोड़े से मॉडिफिकेशन ला सकते हैं कि शेड्यूल एरियाज में अप्लाई होगा बट विथ सर्टेन चेंजेस। तो इस तरीके से अगर किसी भी स्टेट के अंदर कुछ अगर पॉकेट्स को, कुछ एरियाज को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है अंडर 5th शेड्यूल, तो फिर वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। 2 मेन प्रोविजंस हमने देखे। उस स्टेट के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है और उस स्टेट के गवर्नर जो हैं वहां पे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के कानून को मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई कराते हैं ताकि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट बचे रहे। ट्राइबल्स के अपने कस्टमरी प्रोविजंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हुए कानून अप्लाई हो ट्राइबल एरियाज के अंदर, इन एरियाज के अंदर, यही लक्ष्य होता है। और इसी कारण से गवर्नर को यह पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी कानून को या तो पूरी तरीके से अप्लाई होने से प्रिवेंट कर दें या अप्लाई करें भी तो विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस। वहीं अगर 6th शेड्यूल की बात की जाए तो 6th शेड्यूल जो है ये प्रोविजन लाया गया है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन है। इन ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल का प्रोविजन बनाया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर कुछ एनालॉगस होंगे, यानी कि पैरेलल हो सकते हैं विथ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे असम की अगर बात की जाए तो असम के अंदर
तीन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं अंडर 6th शेड्यूल। दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। वो अपने लिए अलग से कानून बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उनकी अपनी जुडिशियरी होती है जो उन कानून को एडजुडिकेट करेगी। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 30 एंड लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा मेंबर्स, ये 30 मेंबर्स को भी चुना जाता है फॉर 5-year टर्म्स एंड दे आर अलाउड इन जनरल to make laws with respect to land, forest, water, agriculture, health, sanitation, village, town level policing and all. इनहेरिटेंस, संपत्ति जो इनहेरिट करते हैं हम लोग वन जनरेशन टू अनदर, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स, इन सब मुद्दों पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कानून बना सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया जाता है फॉर अदर स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो 6th शेड्यूल के अंदर जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ट्राइबल एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं, इन एरियाज को कहा जाता है ट्राइबल एरियाज, और उसके अंतर्गत बनाए गए हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पावर थोड़े से ज्यादा हैं, यानी कि ट्राइबल एरियाज क्रिएटेड अंडर 6th शेड्यूल, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन को थोड़ा ज्यादा पावर दिया गया है टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस अपनी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं विच इज एनालॉगस टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनके पास पावर होता है अलग अलग मुद्दों पे कानून बनाने का, फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे हैव देयर एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज जुडिशियल बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर एज फार एज द 6th शेड्यूल इज कंसर्न। यूनियन लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, और इन 6th शेड्यूल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, एक आप कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट गवर्नमेंट के एनालॉगस थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। नॉर्मली 30 मेंबर्स होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, लेकिन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में एक एक्सेप्शन है। असम के अंदर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है वहां पे 46 मेंबर हैं, जिसमें से 40 इलेक्टेड हैं, 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को आप कह सकते हैं कि थोड़ा और ज्यादा पावर मिला है। The Bodoland Territorial Council can make laws on 39 issues on separate areas. ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर ये ट्राइबल एरियाज डिक्लेयर किए गए अंडर 6th शेड्यूल, फिर जहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। तो मेघालय के अंदर 3 हैं, खासी, जयंती एंड गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम के अंदर फिर से 3, चकमा, लाई, मारा। असम के अंदर 3 हमने ऑलरेडी चर्चा की है, दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। त्रिपुरा के अंदर बस एक ही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो टोटल 4 स्टेट्स या 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड सम स्पेशल पावर to the tribal community in these northeastern states. So 6th schedule is an example of again asymmetric federalism. एक बार समरी देख लेते हैं। ये जो 5th शेड्यूल के अंदर जो एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं उनको कहा जाता है शेड्यूल एरियाज। 6th शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं जिन एरियाज के लिए, उनको कहा जाता है ट्राइबल एरियाज। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए जो शेड्यूल है हमारे संविधान में वो है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, बट आर्टिकल एक ही है, आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 डील्स विद शेड्यूल एरियाज, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 डील्स विद ट्राइबल एरियाज। तो आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it envisages a special system for administration in certain areas that are designated as schedule areas under 5th schedule and tribal areas under 6th schedule. Tribal areas under 6 schedules are declared for the state of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. जबकि 5th schedule के अंदर जो schedule areas हैं that have been declared for special protection of tribes except these 4 states Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. अब अगर 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के हिस्ट्री की बात की जाए कि ये कैसे हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस हुए, तो आपको जानना चाहिए कि ब्रिटिशर्स
से पहले जितने भी रूलर्स हुए भारत में, उन्होंने ट्राइबल्स के जो कस्टमरी राइट्स हैं या जो प्रोविजंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। बिकॉज ऑल ऑफ देम न्यू कि ट्राइबल्स हैव देयर ओन सिस्टम, और उसमें इंटरफेयर करने का मतलब है कि ट्राइबल्स विल रिवोल्ट। ट्राइबल्स ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग को डिपेंडेंस ओवर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना, ये ट्राइबल के लाइफ का, एक ट्राइबल पॉपुलेशन के लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा है। इसी कारण से ब्रिटिशर्स से पहले जितनी भी रूलर्स हुए, दे डिड नॉट इंटरफेयर इनटू द ट्राइबल लाइफ, बट ब्रिटिशर्स दे केम अप विथ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज which restricted the interaction of tribal with the forest resources कि ये फॉरेस्ट रिसोर्स आप अक्वायर कर सकते हैं, ये फॉरेस्ट रिसोर्स आप नहीं ले सकते, पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते, एंड ऑल। तो मेनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड। वैसे भी ट्राइबल्स फॉरेस्ट को कंजर्व करने में ही भरोसा रखते हैं, बट ट्राइबल्स का जो इंटरेक्शन है फॉरेस्ट के साथ, उसको काफी हद तक लिमिट करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने थ्रू सेपरेट लॉज। द ट्रेडिशनल राइट्स of tribals over forest land plus their movement in the forest areas were restricted by Britishers under several British laws with respect to forest। तो नेचुरली इस कारण से डिसकंटेंटमेंट आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा ट्राइबल्स के अंदर, क्योंकि ट्राइबल्स की जिंदगी ही जंगल से जुड़ी हुई है। तो ये जो फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स ने लाए, जिसने ट्राइबल्स का इंटरैक्शन विथ फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, दैट बिकेम द मेन रीजन बिहाइंड मेनी ट्राइबल रिबेलियंस इन द कंट्री अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कोल रिबेलियन, संथल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, बस्तल रिबेलियन एंड अदर ट्राइबल रिबेलियंस आपने जो पढ़े हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, कर्बिंग ट्राइबल्स इंटरैक्शन विथ फॉरेस्ट जिम्मेदार है। तो एक बार जब ब्रिटिशर्स को कई सारे रेबल झेलने झेलने पड़े, तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि ट्राइबल्स के साथ हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच रखना होगा। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सीरीज ऑफ ट्राइबल रेबेलियंस, ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन कि थोड़ा इनसे दूरी बनाए रखेंगे, ट्राइबल्स के लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा नहीं करेंगे। And with this, Britishers came up with the concept of excluded and particularly या partially excluded areas, excluded areas and partially excluded areas। ये जो कॉन्सेप्ट है excluded and partially excluded areas का, ये लाया गया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंतर्गत एक्सक्लूडेड एरियाज डिफाइन किए गए सम ऑफ द हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जबकि पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज डिफाइन किए गए द ट्राइबल रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे, ये आज़ादी के बाद बन गया फिफ्थ शेड्यूल। ये जो एक्सक्लूडेड एरियाज थे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आज़ादी के बाद नए संविधान में बन गया सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज। और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको फिर कुछ स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए दिए गए। तो ये जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल का कॉन्सेप्ट है, इसकी हिस्ट्री रूटेड है ब्रिटिशर्स पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, लीडिंग टू मेनी ट्राइबल रिवोल्ट्स, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स अडॉप्टिंग आइसोलेशन पॉलिसी वेयर फॉर सम नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल हिली एरियाज दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एरियाज, वाइल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे ट्राइबल डिसकंटेंटमेंट था, दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज under Government of India Act of 1935, and ultimately this excluded and partially excluded provision became basis for fifth schedule and sixth schedule, जहां पे आज़ादी के बाद भी सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि ट्राइबल लोगों का अपना एक जीवन का तौर तरीका है और उसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन एंड यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेशन of law, uniform application of law, administrative provisions may lead to discontentment of tribals। एंड ट्राइबल्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो ट्राइबल्स ये नहीं देखेंगे कि ब्रिटिशर्स हैं कि कौन है, दे विल रिवोल्ट। अंडरस्टैंडिंग दिस
कि ट्राइबल्स के जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है और उनको ऑटोनॉमी देनी है टू मेक पॉलिसीज विद देयर ओन लाइफ। इसको ध्यान में रखते हुए फिर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरियाज का कॉन्सेप्ट लाया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। ये तो सारी बात हो गई, आज का जो द हिंदू में ये आर्टिकल आया है इसमें सारी बातें बताई गई हैं, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इससे इंडियन पॉलिटी रिलेटेड 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की हिस्ट्री जानने को मिलेगी और क्लैरिटी आएगी। अब आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट पे। लद्दाख के लोग जो हैं लेड बाय सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी इज अ वेल नोन एजुकेशनिस्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लद्दाख। तो लद्दाख के लोग लेड बाय सोनम वांगचुक आर डिमांडिंग 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख, ताकि लद्दाख के लोगों के लिए उन एक प्रॉपर सेफगार्ड मिल पाए एज फार एज देयर कल्चरल आइडेंटिटी इज कंसर्न। तो जैसे ट्राइबल एरियाज बनाए गए हैं फॉर दीज 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं, वैसे ही लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनॉमी दी जाए ताकि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर पाए। क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है 6th शेड्यूल डिमांड के पीछे? कि हमारे यहाँ भी तो प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो लद्दाख के अंदर लगभग 80% ट्राइबल पॉपुलेशन है। दूसरा, हम भी तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो जो 2 क्राइटेरिया है 6th शेड्यूल डिक्लेयर करने के लिए, वो मोटा मोटा पूरा हो रहा है। प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 इज फॉर 5th शेड्यूल, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 इज फॉर 6th शेड्यूल एरियाज। तो कैसे 6th शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है? डिमांड जो लद्दाख कर रहा है, ये डिमांड को अगर पूरा करना है, लद्दाख के लोग जो डिमांड कर रहे हैं इस डिमांड को अगर पूरा करना है तो क्या प्रोविजन होना होगा? देखिए, 6th शेड्यूल डिक्लेयर करने के लिए, किसी एरिया को 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाने के लिए, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट या गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन विल अपॉइंट ए कमीशन। एक एक्सपर्ट बॉडी अपॉइंट करेंगे, उसको काम दिया जाएगा कि आप स्टडी करें और हमें रेकमेंड करें कि 6th शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की जरूरत है कि नहीं। और एक बार जब कमीशन रेकमेंड करेगी कि हाँ ठीक है 6th शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए, देन गवर्नर थ्रू अ नोटिफिकेशन कैन ब्रिंग अ पर्टिकुलर एरिया अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेप फॉलो किया जाना है। तो यही लद्दाख में भी करना होगा। पहले एक कमीशन बनानी होगी और फिर वो कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही 6th शेड्यूल एरिया के अंतर्गत लाया जा सकता है लद्दाख को। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के ऊपर यूपीएससी ने साल 2015 में ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू असिमेट्रिक फेडरलिज्म कि इसके क्या फायदे हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन हिंट तो मैंने दे ही रखा है, एक स्टैंडर्ड आंसर अपनी तरफ से दे ही रखा है। यू कैन रीड माय आंसर आल्सो। The next article is about declining elephants population. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, एलिफेंट्स सेंसस यानी कि एलिफेंट्स की गिनती हर 5 साल पे कराई जाती है बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज देहरादून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो एलिफेंट सेंसस, एलिफेंट्स की गिनती हर 5 साल पे कराई जाती है एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट्स की गिनती कराई जाती है ताकि एलिफेंट्स की संख्या कैसे बढ़ रही है, घट रही है, उस पर नजर रखा जा सके और फिर अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाई जा सके। तो एलिफेंट सेंसस conducted every 5th year as a part of Project Elephant in order to frame proper conservation policy with respect to elephant. Project Elephant की बात की जाए तो it was launched in year 1992. It's a central sponsored scheme. मतलब भारत सरकार इसको रन करती है in association with state governments. इसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य सरल है। एलिफेंट के लिए
उनके हैबिटेट्स को डेवलप करना, एलिफेंट कॉरिडोर को ह्यूमन इंक्रोचमेंट से फ्री रखना, ताकि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज किया जा सके। अगर एशियन एलिफेंट्स की बात की जाए जो भारत में मिलते हैं, तो उनका कंजर्वेशन स्टेटस अंडर IUCN इज इंडेंजर्ड। उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 का स्टेटस मिला है। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें अपेंडिक्स 1 का स्टेटस मिला है, मतलब हाईएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल एज साइट्स मिला है। कि IUCN में इंडेंजर्ड है, इसके ऊपर की कैटेगरी होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसमें उन स्पीसीज को रखा जाता है जिनकी ऊपर थ्रेट और भी ज्यादा है। एलिफेंट्स आर पुट अंडर इंडेंजर्ड कैटेगरी। अब वापस से आते हैं एलिफेंट सेंसस पे, हर 5 साल पे कराई जाती है। तो आखिरी सेंसस जिसका डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो है एलिफेंट सेंसस ऑफ 2017। उस सेंसस के हिसाब से भारत में टोटल 29,964 वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स थे। एंड एज पर दिस रिपोर्ट 60% of the global Asian elephant population are found in India, making India country with largest population of Asian elephants। ये तो अच्छी बात है। अगर भारत के अंदर बात की जाए तो कर्नाटका इज हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, फॉलोड बाय असम, देन केरला। ये 2017 सेंसस की बात है। अब करंट न्यूज देखते हैं। देखिए 2022-23 में सेंसस शुरू कराई गई एलिफेंट्स की, और मोटा मोटा सेंसस का डाटा हमारे सामने है, सरकार ने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, बट इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो अभी तक का सेंसस का रिपोर्ट है, इसके हिसाब से खबर सामने आ रही है कि देयर हैज बीन 20% ड्रॉप इन इंडियाज ओवरऑल एलिफेंट पॉपुलेशन बाय 2022-23 विद रिस्पेक्ट टू 2017। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अभी डाटा आना बाकी है 2022-23 के सेंसस का। बाकी पूरे इंडिया का अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एलिफेंट सेंसस का डाटा आ चुका है, और हर जगह ही, चाहे सेंट्रल एंड ईस्टर्न लैंडस्केप हो, वेस्टर्न लैंडस्केप हो, सिवालिक गैंजेटिक लैंडस्केप हो, हर जगह ही एलिफेंट पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है इन लास्ट 5 ईयर्स। सेंट्रल एंड ईस्टर्न लैंडस्केप में 2017 की तुलना में 2022-23 में 41% डिक्लाइन है, वेस्टर्न घाट में 17% है, सिवालिक गैंजेटिक में 1.6% है। ओवरऑल अगर बात की जाए एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डाटा अभी आना बाकी है, ओवरऑल भारत के अंदर 2022-23 में 2017 की तुलना में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन लगभग 19.9% डिक्लाइन हुई है। इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। एलिफेंट्स की पॉपुलेशन इतने लार्ज स्केल पे डिक्लाइन हुई है इन लास्ट 5 ईयर्स। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर्स में ही रोड बना देते हैं, रेलवे लाइन बिछा देते हैं। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट and poaching of elephants, these are the major threats because of which the elephant population is declining। नॉर्थ ईस्ट के फिगर्स 2025 जून तक आ जाएंगे, उसके बाद वी विल हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ है। बट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट अगर बाकी रीजन्स की भी बात की जाए तो भी देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ अबाउट 20%। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about classical language status to SMEs. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को हमारे देश के अंदर दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मौजूदा टाइम में देखा जाए तो 6 लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री एंजॉय क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तमिल, it was declared as classical language in 2004, then Sanskrit in 2005, Kannada in 2008, Telugu again in 2008, Malayalam in 2013 and Oriya in 2014। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, यानी कि दे आर ऑल्सो शेड्यूल लैंग्वेजेस as per the 8th schedule of the constitution, but classical languages are not mentioned in the constitution, they are separately identified by ministry of culture। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये लैंग्वेजेस जो हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लासिकल लैंग्वेज दे आर ऑल्सो शेड्यूल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया किन किन
बेसिस पे या क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो किस किस क्राइटेरिया को फुलफिल करने पे मिलता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो देखते हैं। तो एंटिक्विटी होनी चाहिए, यानी कि पौराणिक होना चाहिए, वो लैंग्वेज पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। वैल्यूएबल हेरिटेज, मतलब उस लैंग्वेज से संबंधित पुराने लिटरेचर टेक्स्ट बुक होने चाहिए। ओरिजिनलिटी, वो लैंग्वेज और उसके लिटरेरी ट्रेडिशंस ओरिजिनल होने चाहिए, उनके बुक्स टेक्स्ट ओरिजिनल होने चाहिए, दे शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। एंड डिस्टिंक्टिवनेस, और अलग होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडर्न ऑफ सूट्स या मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, उस मॉडर्न लैंग्वेजेस से थोड़ा अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, ओरिजिनलिटी हो, उसके रिच हेरिटेजेस हो और पौराणिक हो, तो जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे सकती है। ये क्राइटेरिया है फॉर कैटेगराइजिंग एनी लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज। करंट न्यूज क्या है? हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है कि एसएमईज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। ऑफ कोर्स इट हैज बीन लॉडेड बाय हेल्ड बाय असम साहित्य सभा या स्टूडेंट यूनियन जो है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के इस इनिशिएटिव की तारीफ की है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about the concept of core districts for better administration in Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, आसाम सरकार ने एक नया तरह का इनिशिएटिव या नया तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया है, जहां पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक को डिस्ट्रिक्ट या दो को डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे, जहां पे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो अब को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डेवलप किया जाएगा। इससे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड गवर्नेंस विल गेट क्लोजर टू द पीपल। फॉर एग्जांपल, अब हर एक छोटे मोटे सर्विसेज के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप जो लोकल आपका को डिस्ट्रिक्ट है वहां के हेडक्वार्टर में जाकर के भी आप कुछ बेसिक सर्विसेज ले पाएंगे। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट। तो नाउ एसेंशियल सर्विसेज वुड बी अवेलेबल लोकली। एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट तो है ही जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, लेकिन एक छोटा उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा को डिस्ट्रिक्ट एरिया भी डेवलप किया जाएगा, जहां पे फिर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज डेवलप किए जाएंगे, वहां पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। कुछ सर्विसेज आपको को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मिल जाएंगी, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो टोटल अभी के लिए 21 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 39 कोर डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। कोर डिस्ट्रिक्ट्स विल बी हेडेड बाय कोर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, और उम्मीद है कि इट विल मेक पब्लिक सर्विसेज मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। एक तरीके से डेलीगेशन किया जा रहा है पावर का फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल टू को डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर बेटर डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो को डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फीचर्स क्या होंगे? स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, टाइमली एक्सेस टू एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होने की, यानी कि जिस तरीके से सर्विसेज डिलीवर होंगी उनमें टाइम कम लगेगा, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगा, ओवरऑल सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी सिटीजन सेंट्रिक। ये उम्मीद की जा रही है को डिस्ट्रिक्ट के कॉन्सेप्ट से। ये तमाम तरीके के सर्विसेज जो हैं वो को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब आपको मिल सकते हैं। लैंड रेवेन्यू मैटर्स, डेवलपमेंटल वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड अगर आपको मान लीजिए इनरोलमेंट करवाना है, बाकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ये सब चीजें आपको को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल सकती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी स्ट्रक्चर सेटअप किए जाएंगे एट को डिस्ट्रिक्ट लेवल की टाइम बाउंड फैशन में रिस्पॉन्ड किया जा सके इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। अभी मौजूदा टाइम में 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये को डिस्ट्रिक्ट्स, ओवरऑल 39 को डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे धुबरी के अंदर ये 2 को डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, ग्वालपारा के अंदर एक अलग से को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कामरूप के अंदर एक को डिस्ट्रिक्ट रंगिया बनाया गया। तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट तो रहेगा ही, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो रहेगा ही, लेकिन रंगिया में को डिस्ट्रिक्ट उसको डिक्लेयर कर दिया गया, वहां पे लोकल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जहां पे कुछ बेसिक सर्विसेज रंगिया के आसपास के लोग अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होने की उम्मीद है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट।
अभिनंदन स्कीम, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा सीधा आपसे कहीं प्रीलिम्स में पूछ लेगा क्या है अभिनंदन स्कीम। देखिए, अभिनंदन स्कीम एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, असम के स्टूडेंट्स, और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने अगर लोन लिया है, एजुकेशन लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स, अगर उन्होंने हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए लोन लिया है तो उस लोन का 50,000 तक का अमाउंट आसाम सरकार चुकाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, 50,000 रुपए तक का ऑन देयर एजुकेशन लोन अंडर अभिनंदन स्कीम। तो अभिनंदन स्कीम इज एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम वेयर ओवरऑल सब्सिडी अप टू 50,000 rupees will be given to the students pursuing higher education and who have taken loan from recognized commercial institutions. ये तमाम क्राइटेरिया हैं। द स्टूडेंट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम, शुड बी परसुइंग हायर एजुकेशन, एजुकेशन लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन दिस टाइम पीरियड, एंड लोन बिलो 2 लाख विल बी नॉट अलाउड। यानी कि 5 लाख 6 लाख का लोन है मान लीजिए, तो उसमें 50,000 आसाम सरकार दे देगी। चिल्ड्रन ऑफ सिटिंग एमपी एमएलए पंचायत फंक्शनरीज आर नॉट एलिजिबल एंड द बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाई वन स्टूडेंट वंस ओनली। वन चाइना प्रिंसिपल से संबंधित सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। Again, indicator species, second statement is wrong. It need not to be always, the indicator species need not to be always the top predator, and indicator species can be animals also. That's all from our side for today. Thanks for watching.